इसको कहते हैं स्टिमुलेट होना, स्टिमुलेशन करना। तो एनीथिंग विच स्टिमुलेट्स यू, यानी कि जो चीज़ आपको भड़का दे वो क्या कहलाती है, स्टिमुलाई, और उसका जो रिएक्शन होता है उसको रिएक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, कि हमने गर्म बर्तन छू लिया और हम एकदम से हिल गए तो दिस इज माई रिएक्शन। ठीक, द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अ स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मैन टचेज अ वेरी हॉट यूटेंसिल एक्सीडेंटली, ठीक है, तो इसकी बात करी जा रही है, ही क्विकली पुल्स हिज हैंड अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल। ठीक है, तो ये इसकी बात करी जा रही थी। उसके बाद when we are frightened, when फोन पूरा हीट हो जाए, हाँ टेंशन गिरेगा, हॉट फोन जब इस हॉट फोन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इम्यून हो चुका है, उसको कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ की। अब ये जो एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 तो इसके लिए था, एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे लिए है। when we are frightened by a dog, तो अगर कहीं भी दिख जाता है तो हालत ख़राब हो जाती है। अरे सर मेरे लिए भी है सर डॉग मेरे भी है, तो इसके लिए भी है। ठीक है, तो when we are frightened by a dog, we run away as fast as we can। तो जब हमें कोई दिख जाता है तो हमें पता है कि भाई ये काट लेगा, तो ये खतरा है, तो भाई भाग लो यहाँ से। ठीक है, तो हम जब निकल लेते हैं, जो हम भाग लेते हैं, वो क्या है, वो हमारा रिएक्शन है। तो हियर फियर ऑफ डॉग इज द स्टिमुलस, मतलब जो डॉग ने हमको डराया वो स्टिमुलस है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम डर के भागे एंड वी रिएक्ट बाय रनिंग अवे। स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, स्कूटर चला रहे हैं, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, सामने से कुत्ता आकर आ गया है ना, तो ये लगेगा कि भाई अगर टकरा गए तो गिरेंगे। ठीक, तो हमने क्या करा, एकदम से रोक लिया। हाँ, स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस ऐसी चीज़ है, जो भी चीज़ हमको रिएक्ट करने के लिए एक्टिवेट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, हम तो नॉर्मल बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने एकदम से आकर जो है हमको पिन चुभाई है, पिन चुभा दी, तो जहाँ पर भी पिन चुभाएंगे हम एकदम ऐसे हटाएंगे ना अपना हाथ, तो इसमें टाइम नहीं लगता बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। तो जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस वो चीज़ है जो आपको एक्टिवेट कर दे, जो आपको एकदम से भड़का दे। सेकंड एग्जांपल में डॉग था स्टिमुलस। अब उसके बाद हम ये बात करेंगे, द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब ये क्या होता है, ये ना मिली सेकेंड्स, क्या मिली सेकेंड से भी छोटा अगर कोई टाइम का यूनिट हो, माइक्रो सेकेंड, जो उसमें काम करता है। कैसे, हमने एक गर्म बर्तन को छू लिया, गर्म बर्तन को छू लिया, तो जो हमारी स्किन है ना, हमारी स्किन के रिसेप्टर सेल्स हैं। रिसेप्टर सेल्स का मतलब है वो सेल्स जो किसी सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। 1 मिनट वेट करें जरा। अरे रक्षाबंधन कब है, कल है या परसों है? तो क्या है कि हमने ना एक गर्म बर्तन को छू लिया, तो हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन में रिसेप्टर सेल्स होते हैं। रिसेप्टर का मतलब क्या है, रिसेप्शन। हम रिसीव कर रहे हैं एक सिग्नल क्या हमने रिसीव करा कि भाई गर्म बर्तन को छुआ है, तो हमारी स्किन एकदम से जली। तो जैसे ही वो स्किन जली, तो उन रिसेप्टर सेल्स ने हमारी जो मसल्स हैं, हमारी मसल्स को सिग्नल दिया कि भाई आगे मत बढ़ो, नहीं तो जल जाओगे। तो हमारी मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गई। मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हाथ पीछे खींचा, तो ये चीज़ एकदम से, मसल्स में दिमाग नहीं होता, तो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो सीधा न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, और न्यूरॉन्स को जैसे ही एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है। ब्रेन में इस चीज़ का सिग्नल जाता है कि भाई देयर इज़ समथिंग, जो खतरा है। तो जैसे ही हमने मतलब सिग्नल आया, तो ब्रेन ने एकदम मसल्स को सिग्नल दिया कि भाई आप अपने आप को पीछे खींच लो, नहीं तो जल जाओगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस जो है, ये बहुत जल्दी हो जाता है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में। क्या आपको लगता है कि आप ब्रेन के सिग्नल का वेट करो, ब्रेन भाई सिग्नल भेज, तभी हाथ पीछे खींचूंगा, नहीं तो जल जाऊँगा, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं होता। एकदम से फटाफट ब्रेन में सिग्नल गया, ब्रेन ने जो है वो सिग्नल भेजा मसल्स को, मसल्स ने एकदम अपने आप को पीछे खींचा, माइक्रो सेकेंड्स में हो गया काम, ठीक है? अच्छा, अब इसी तरीके का ये क्या है, ये हमारी बॉडी का मतलब हमारा एक्चुअली हमारे दिमाग का हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है? ये कंट्रोल हो गया। मसल्स, रिसेप्टर सेल्स, न्यूरॉन्स, ब्रेन का सिग्नल, ये सारे के सारे आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके की चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ प्लांट्स कंट्रोल देयर मूवमेंट, हाउ द डिफरेंट प्रोसेसेस आर कोऑर्डिनेटेड अमंग देमसेल्व्स। तो प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी ये हम करेंगे। तो सबसे पहले
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट्स की बात करते हैं। तो क्योंकि ये चैप्टर लिखने वाला बहुत है तो इसलिए नोट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कहानी की तरह समझो और जहाँ जहाँ पर डायग्राम बनाकर समझाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ डायग्राम बनाओ। आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, जल्दीबाजी में मैंने सिर्फ 12 पेज भेजे, बाकी की टोटल मैं बता देता हूँ। ये टोटल चैप्टर है आपका 34 पेजेस का, ठीक है ना। तो 12 आज भेजे, बाकी के चैप्टर सुना दिया क्या पीछे से कुछ और सुन भी लिया तुमने, रिएक्ट भी कर दिया। क्या स्टिमुलस है, क्या रिएक्शन है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, द प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स और नोज एटसेट्रा लाइक द एनिमल्स, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स। तो प्लांट्स के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स तो होते नहीं, जैसे हम सुन सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि खतरा दिखाई दे रहा है, जैसे कहीं कोई जलने की स्मेल आई तो उसका मतलब खतरे को हम सूंघ पा रहे हैं, कुछ जल रहा है, ठीक है। ऐसे ही ईयर्स हो गए, हमने देखा कि कहीं पर बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर शराबा हो रहा है तो हमको पता चल गया यार यहाँ पर पटाखे छोड़े जा रहे हैं, जरा बचकर निकलो, जल सकते हैं। तो ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स हम ह्यूमन बींग्स के पास तो हैं, प्लांट्स के पास नहीं है, लेकिन प्लांट्स फिर भी चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। 5 तरीके का सेंसेस, 5 तरीके की उसमें प्रोसेसेस होती है सेंस करने की, मैं अभी बताऊँगा। पहला है द प्लांट्स कैन सेंस थिंग्स लाइक लाइट। लाइट को सेंस कर सकते हैं, कैसे? सनफ्लावर देखा है? सनफ्लावर को सूरज की रोशनी में रख दो तो जहाँ पर सनलाइट है ना, अगर ईस्ट में है तो ईस्ट की तरफ झुक जाएगा। फिर शाम को देखना, शाम को जब सन वेस्ट में चला जाएगा तो वेस्ट की तरफ मूव कर लेगा अपना। इसका मतलब वो भी स्टिमुलेट हो रहा है, जहाँ पर सनलाइट है उधर की तरफ ही वो अपना मूव कर रहा है, यानी कि मूवमेंट दिखा रहा है। दूसरा ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या है कि पौधे जितने भी हैं सारे ज़मीन पर ही होते हैं, सबकी जड़ें नीचे की तरफ ही उगती हैं, ऊपर तो नहीं जाती, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ आसमान में फैल रही हैं, कोई जड़ें नहीं, नीचे ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है, तो जड़ों को नीचे खींच कर रखती है। तो प्लांट सारे के सारे ग्राउंड पर ही फिक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं केमिकल्स की। तो केमिकल्स का मतलब क्या है? यूरिया, ठीक है, और फर्टिलाइज़र्स। तो यूरिया और फर्टिलाइज़र्स भी एक तरीके से स्टिमुलेट ही करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। हमने देखा यार प्लांट की ग्रोथ रुकी पड़ी है, तो किसी ने बोला कि तुम्हारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसको ज़रा ट्रीटमेंट करवाइए इसका सॉइल का। तो सॉइल का ट्रीटमेंट हमने करवाया, उन्होंने बता दिया कि ये वाला फर्टिलाइज़र डालो, अच्छी से प्लांट्स की ग्रोथ होगी। तो हमने फर्टिलाइज़र डालो, तो फर्टिलाइज़र क्या है? केमिकल ही तो है। तो केमिकल क्या हो गया? कि स्टिमुलस, और उसके बदले में प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वो क्या हो गया? रिएक्शन, ठीक है। अगला एग्जांपल वाटर। वाटर भी क्या है? पानी डालेंगे तभी तो प्लांट्स ग्रो होंगे, तो वाटर भी एक तरह से स्टिमुलस है। और फिर इसके अलावा टच। तो एक प्लांट होता है छुई मुई का पौधा, सुना है? मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका सुना है ना? मिमोसा प्यूडिका को हिंदी में छुई मुई का पौधा बोल देते हैं। उसको छूते हैं तो उसकी जो पत्तियां हैं वो एकदम से अंदर की तरफ श्रिंक हो जाती हैं, थोड़ी देर बाद फिर से खुल जाती हैं, ठीक है। उसका भी एक प्रोसेस है और क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कि ऐसा क्यों होता है, बताइए। सिंस प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम सो दे रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट्स जो भी रिएक्शन दिखाते हैं वो हार्मोन्स की वजह से दिखाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 2। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग। तो वो अलग अलग जो स्टिमुलस मिलते हैं, अच्छा स्टिमुलस के प्लूरल फॉर्म को ही हम स्टिमुलाई बोल देते हैं। तो जब अलग अलग तरीके के स्टिमुलस मिलते हैं तो उन्हीं की वजह से प्लांट्स रिस्पॉन्स कैसा दिखाते हैं? ग्रो करते हैं। अगला पॉइंट है, सो वी कंक्लूड दैट द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय द केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स, ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। प्लांट्स के हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी बोल देते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जब हम यहाँ पर बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जितना भी रिएक्शन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उनके हार्मोन्स की वजह से आएगा। उसमें कहीं पर भी सेंसरी ऑर्गन्स का तो कोई पार्ट ही नहीं है, उसके सेंसरी ऑर्गन्स होते ही नहीं है प्लांट्स के। ईयर, नोज वगैरह कहाँ होती? नहीं होती। चलिए, तो प्लांट के हार्मोन्स कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। अगला टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स।
The control and coordination in plants is done by plant hormones called phytohormones. The growth of a plant can be divided into three stages: cell division, cell enlargement, and cell differentiation or specialization. तो यहाँ पर जो ग्रोथ है प्लांट की, उनको थ्री स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया। पहला सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मतलब क्या है? जब सेल टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा सेल एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट का मतलब क्या है? अब सेल डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के बाद जो डिवाइडेड सेल्स हैं, मान लीजिए एक सेल था वो टूटकर दो सेल में कन्वर्ट हो गया। अब जो दो सेल्स हैं वो भी धीरे धीरे ग्रोथ होती है, उनको न्यूट्रिशन मिलता है, वो भी बड़े होते चले जाते हैं। तो जब वो बड़े हो जाते हैं, पर्टिकुलर लेवल तक पहुँचते हैं, तो फिर वो भी टूट जाते हैं। उसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो वो भी टूट जाते हैं। तो पहले सेल डिवाइड होंगे, उसके बाद जो डिवाइडेड सेल्स हैं वो एनलार्ज होंगे, फिर वो भी टूटेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। ये हमको डिटेल में नहीं करना है इस चैप्टर में, ये सिर्फ समझाया गया है यहाँ पर कि प्लांट में ग्रोथ्स किस तरीके की होती है। एक सेल डिवीज़न होता है, एक सेल एनलार्जमेंट होता है और एक सेल डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर है इतना? ठीक है। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स। तो भाई हार्मोन्स क्या क्या हैं प्लांट्स के? 4 हार्मोन्स हैं, और उन 4 हार्मोन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो 4 तरीके के हार्मोन, पहला जो हार्मोन है उसको बोलते हैं ऑक्सिन, दूसरे हार्मोन को बोलते हैं गिबरेलिन, तीसरे को बोलते हैं साइटोकिनिन और चौथे को बोलते हैं ABA एब्सिसिक एसिड। ठीक है, पहले पर आ जाओ, एब्सिसिक एसिड। पहले पर आ जाइए ऑक्सिन पर, ऑक्सिन पर आ जाइए। तो ऑक्सिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। ऑक्सिन्स ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। तो ऑक्सिन का क्या काम होता है? ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन क्या करेंगे? ऑक्सिन्स जो हैं वो आपका सेल एनलार्जमेंट में काम आते हैं और सेल डिफरेंशिएशन। सेल एनलार्जमेंट का मतलब क्या? एक छोटा सेल है, न्यूट्रिशन मिलता गया। न्यूट्रिशन क्या है? या तो केमिकल्स मिले या सनलाइट मिली और पानी मिला, तो ये सब न्यूट्रिशन ही है प्लांट्स के लिए। तो वो धीरे धीरे ग्रो करता गया। तो सेल एनलार्जमेंट ये किस हार्मोन की वजह से हो रहा है? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। सेल टूटते हैं, फर्दर छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होते हैं, ये भी किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सिन की वजह से हो रहा है। ठीक है। और इसका एक एग्जांपल फ्रूट ग्रोथ है। जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट अगर कभी भी कोई देखेंगे तो छोटा फ्रूट होता है प्लांट पर लगा हुआ, फिर धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि सेल का एनलार्जमेंट होता है। ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। ठीक। तो पहला ऑक्सिन हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा है गिबरेलिन। तो गिबरेलिन आर प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। ठीक है। तो गिबरेलिन जो है वो दूसरा प्लांट हार्मोन है जो कि सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। लेकिन करेगा कब? जब ऑक्सिन प्रेजेंट होगा तभी गिबरेलिन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है। तो गिबरेलिन जो है, गिबरेलिन क्या करेगा? गिबरेलिन और फर्दर स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है, यही वाला सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। समझ गए? फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जो हार्मोन्स हैं ये भी एक टीम की तरह काम करते हैं। हेलो, नहीं अभी आधे घंटे में छोड़ूंगा, वो टेस्ट दे रहे हैं। हाँ जी, नहीं मैं उसने बोला था, मैं भूल गया, मेरी क्लास थी तो मैं भूल गया। नहीं इधर ही। ओके जी। अच्छा भाई, एक चीज़ सभी को आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को कई बार ना ऐसा लगता होगा, जैसे मान लीजिए तुम नहीं आए, कोई भी बच्चा अगर आए नहीं आए तो मैं घर पर मम्मी पापा को मैसेज कर देता हूँ। वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो मैसेज क्यों जाता है। कोई भी बच्चा अगर नहीं आता तो मैं मैसेज ज़रूर करता हूँ। तो वो मैसेज करने का एक ख़ास रीज़न है। ये 15 में आया था यहाँ पर, आई थिंक 16 की या 17 की बात है। 16 या 17 में क्या हुआ कि एक स्टूडेंट अजनारा से आता था मेरे पास पढ़ने। वो आया, वो ट्यूशन के लिए निकला। अब ट्यूशन के लिए निकला, अब पेरेंट्स को तो ये लगा ना कि ट्यूशन गया, वो मेरे यहाँ पर पहुँचा नहीं, तो मेरे को लगा छुट्टी मार ली। ठीक है, चलो ठीक है, नहीं आया, कुछ काम होगा, छुट्टी मार ली। और उसके बाद 2 घंटे बाद मैसेज आता है, या एक्चुअली फ़ोन आता है, उसके फादर का फ़ोन आता है कि जी वो आया नहीं अभी तक घर पर। मैंने कहा जी यहाँ पर तो वो आया नहीं, कह रहा क्या बात कर रहे हो, वो तो ट्यूशन के नाम का निकला है। तो मैंने कहा मेरे पास आया ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। अब क्या हुआ, भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया और वो टाइम ऐसा था, आपने देखा ये 2020 वाला जो टाइम आया ना, इसमें धीरे धीरे करके आप सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन आया।
उससे पहले जनरली 11th-12th क्लास तक के बच्चों को भी पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन नहीं देते थे। अब धीरे धीरे देना शुरू करा जब से ऑनलाइन एजुकेशन आई है, तब से मोबाइल फ़ोन हाथ में आया, तो तब मोबाइल नहीं था उसके पास। तो अब वो गिर गया, चोट इतनी भयानक लग गई कि उसको शायद होश भी नहीं रहा, कुछ हड्डी वड्डी भी टूट गई थी उसकी। तो 2-3 लोग मिले और उन्होंने, तब यहाँ पर भीड़ नहीं थी उतनी, ये वीवीआईपी मॉल जो है ये भी नहीं बना था तब तक, 16 की बात है शायद, हाँ ये नहीं बना था मुझे पता है। इसमें ये दिसंबर 2017 में या दिसंबर 16 में सर बताता हूँ ना, अरे रुक तो जाओ, ये 2017 के एंड में, ये 2017 के एंड में बना है। और वीवीआईपी के जितने भी रेजिडेंट हैं सबको इन्होंने, वो टाइगर कौन सी मूवी आई थी उसका, एक टाइगर जिंदा है, उसकी फ्री टिकट्स दी थी इन्होंने, एक फैमिली को 2-2 टिकट्स दी थी। तो हम गए थे देखने। तो क्या हुआ था कि ये जो है अब पता नहीं चला उसके बारे में, तो भाई 2-3 घंटे बाद इंफॉर्मेशन कहीं से पता लग गई, क्योंकि उसके बैग में कहीं पर उसका मोबाइल फ़ोन नंबर भी नहीं लिखा हुआ था, कुछ नहीं लिखा हुआ था। हाँ, एक बैग पर जो नोटबुक थी उस पर स्टिकर लगा हुआ था कि वो सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ता था, इंदिरापुरम। वो सेंट टेरेसा स्कूल की हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करा गया, ये स्टूडेंट है वहाँ से, अब क्योंकि शाम का टाइम है तो उनका ऑफिस बंद है, तो उन्होंने जैसे तैसे करके किसी कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया, उन्होंने कहा भाई 10th क्लास के टीचर का नंबर दो, उनका नंबर दिया, फिर वहाँ से पता चला कि इसके मम्मी पापा कहाँ पर हैं। तब उनके पास अजनारों में फ़ोन पहुँचा रात के 10 बजे, और फिर वो यहाँ पर आए तो उल्टा सीधी सी बात है भाई, मैं भी घबरा गया, मुझे डांट कर गए, वो अच्छे से डांट कर गए कि आप कैसे टीचर हैं, आपने हमें बताया नहीं। तो तब से एक प्रिकॉशन के तौर पर कोई भी बच्चा अगर नहीं आता तो मैं मैसेज करता हूँ। अभी जो आप लोगों की एज है, आप लोगों को शायद ये लगता होगा यार ये सब बड़ी चुगली कर देते हैं घर पर ना, है ना, और मैं आज सोता रह गया, पता चला जी घर को तो सोते सोते उठा दिया पापा ने कि नालायक तू सो रहा है, तेरे सर का मैसेज आएगा। ठीक है, तो कभी भी इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो इसलिए तब फिर उनके उसके बाद जब उनको भी फ़ोन आ गया तो वो भी शांत हो गए, तब उन्होंने भी मेरे को कहा कि सर सॉरी जो भी मैंने कहा, क्योंकि मुझे उस टाइम गुस्सा था, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप एक चीज़ ज़रूर करें, जब भी कोई बच्चा ना आया करे आप प्लीज़ मैसेज जरूर डाला करो। तो तब से मैंने ये आदत बना रखी है, कई बार मिस हो जाता है, मेरे से नहीं डाल पाता, लेकिन मैं मैसेज जरूर डालता हूँ। तो आप लोग भी ये ध्यान रखें कि अगर कभी नहीं आ रहे तो मुझे मैसेज डाल दो, मैं भी बेफिक्र हो जाऊँगा कि हाँ आज आप नहीं आ रहे, जो भी रीज़न है। वो रीज़न भी चाहे मत डालो, आप इतना भी डाल दोगे ना कि नहीं आ रहा हूँ, तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद गड़बड़ भी हुई है 2018-19 में, ये गड़बड़ भी हो गई कि 3 लड़के एक साथ गायब हो गए, 1 2 3 ऐसे ही 3 लड़के एक साथ गायब हो गए, सोसाइटी से है ना। अभी जब गायब हो गए तो फिर वही है, मैसेज कर दिया तो 2 के पेरेंट्स के पास शायद मैसेज पहुँचा नहीं, या पेरेंट्स की जगह बच्चों ने अपना ही नंबर दे रखा था मेरे को, तो पता नहीं चला। तो एक जगह से फ़ोन आ गया और वो ये कहने लगे कि सर वैसे तो आप बड़े अच्छे टीचर हैं, लेकिन फिर भी ना पहले से बता दिया करो, है ना, हमारा प्रोग्राम ना सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने कहा जी मैं पहले से क्या बता दूँ, मैं रोज़ मैसेज कर तो देता हूँ। कह रहे नहीं 4-4 घंटे की आप एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। मैंने कहा 4 घंटे की कौन सी एक्स्ट्रा क्लास, 1 घंटे की क्लास नहीं, और बेटा तो आया भी नहीं, आया नहीं। तो भाई साहब वहाँ पर KGF देख रहे हैं बैठ के, तीनों के तीनों रॉकी भाई की तरह वो KGF देख रहे हैं। अब क्या हुआ, 1 2 3 तो ऐसा कोई ऐसा चौथा दोस्त भी था जिसने चुपके से चुगली कर दी, वो वीवीआईपी मॉल उधर ऊपर 3rd फ्लोर वहाँ पर काउंटर के बाहर तीनों के पेरेंट्स पहुँच गए, और जो कुटाई हुई है तबीयत से वहाँ पर। ठीक है, 2 बच्चों की पिटाई हुई थी, तीसरे के फादर कुछ शायद दोस्ती वाला एटमॉस्फेयर था कि बाप बेटे की दोस्ती होगी, या ये होगा कि चल बेटा घर पर बेइज्जती होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए भाई, बता दिया करो कुछ भी बात नहीं, ठीक है। और कभी कहीं जाना हुआ करे तो भाई पेरेंट्स को कंट्रोल उसमें लेकर, लूप में लेकर बता कर, बिना बताए इधर उधर ना। सर हमें हिम्मत नहीं है, ठीक है, हिम्मत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बताने की हिम्मत नहीं है, घर के बाहर ही मिलेंगे। चलिए जी, तो अब हम ये कह रहे थे कि ये जो है टीम वर्क होता है, ऑक्सिन और गिबरेलिन। अभी मैं ये कहने लगूँ कि एक चोर को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम जा रही है, तो उसमें ये है कि नहीं जो बॉस है वो उसी ने पकड़ा, तो ऑक्सिन जो है ऐसा नहीं होता कि बॉस ने पकड़ा, पूरी टीम का एफर्ट है। तो ऑक्सिन तो बॉस हो गया जो कि सेल एनलार्जमेंट करता है और सेल डिफरेंशिएशन करता है, लेकिन सबऑर्डिनेट कौन हो गया, गिबरेलिन हो गया। दोबारा बता रहा हूँ, ऑक्सिन का फंक्शन सेम है ना, ऑक्सिन का फंक्शन भी यही है ना, सेल एनलार्जमेंट करता है और सेल डिफरेंशिएशन करता है, गिबरेलिन का भी यही बता रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। अगर ऑक्सिन हार्मोन में गड़बड़ हो गई तो गिबरेलिन डीएक्टिवेट हो जाएगा, गिबरेलिन काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से कि ये क्या है कि ये एक तरीके से मतलब बॉस हो गया और गिबरेलिन उसके अंडर में काम करता है।
बॉस ही अगर गायब है तो फिर सबॉर्डिनेट काम नहीं करेगा क्योंकि मेरी छुट्टी है, मैं काम नहीं करूँगा। ठीक, आगे चलते हैं। दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। तो जो सीड्स और बर्ड्स होते हैं वो जो अटैच्ड होते हैं ब्रांच के साथ, उसको तोड़ने का काम गिबरेलिन करता है। जैसे ही वो पक जाता है वो टूट जाता है, टूट कर गिर जाता है फर्क। दे ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स, तो ये भी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो वही काम जो ऑक्सीजन करता है वो काम मोर और लेस ये भी करते हैं, लेकिन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए? दो तरीके के हार्मोन अभी देखे, ऑक्सीजन और गिबरेलिन। तीसरे पर आते हैं साइटोकिनिन। दे आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। तो ये प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, ये सेल को डिवाइड करते हैं। कैसे? दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। फिर से वही गिबरेलिन वाला फंक्शन आ गया, सेम है। अगला फंक्शन देखें, दे डिले द एजिंग इन लीव्स। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या है कि ऐसा तो नहीं है ना कि एक छोटी लीव थी, छोटी पत्ती थी, ग्रो कर गई, बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद तुरंत मुरझा गई और टूट कर गिर गई, ऐसा तो नहीं होता। तो काफ़ी दिनों तक आप ये देखेंगे कि वो पत्ती मतलब बड़ी बनी रहती है, बड़ी बनी रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एक प्रॉपर एज है कि वो 3 दिन 4 दिन या 5 दिन के बाद में क्या हुई, वो जो लीव है वो बड़ी हो गई। तो अब वो बड़ी हो चुकी है, प्रॉपर ग्रो अप कर चुकी है वो लीव, तो वो उसी स्टेज में बनी रहे, तो उसको थोड़ा सा डिले करने का काम साइटोकिनिन करता है। ये नहीं कि आप बच्चे थे, बच्चे से बड़े हो गए और एकदम से बूढ़े हो गए, ठीक है, तो थोड़े दिन बड़े बनकर भी रह गए, धीरे धीरे हो जाना बूढ़े। तो वही काम है, दे डिले द एजिंग इन लीव्स, वो काम, ये काम कौन करता है? साइटोकिनिन। इसका अगला आप फंक्शन देखें, दे प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा खुलता है जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर होता है ना, और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये सब कुछ जो है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करता है? साइटोकिनिन करता है, ठीक है। अगला देखें, दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। तो भाई सेल डिवीज़न उसमें भी था, गिबरेलिन में भी, ऑक्सिन में भी था। सेल डिवीज़न यहाँ पर भी। दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ऑक्सिन में भी था, गिबरेलिन में भी था। साइटोकिनिन में अलग चीज़ क्या आई कि दे डिले द एजिंग इन लीव्स एंड दे प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये हो गया, ठीक है, 3 चीज़ें हो गई, ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकिनिन। चौथा आता है एब्सिसिक एसिड, ABA। इट इज़ अ प्लांट हार्मोन विच फंक्शंस मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये वाला जो है ये सिर्फ प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, प्लांट को बढ़ाता है। दो पहला है, इट प्रमोट्स द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स। तो डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स आपका साइटोकिनिन में भी था, ये आपका गिबरेलिन में भी था। तो ये दोनों, ये वाला फंक्शन इसमें भी कॉमन है। अगला, इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को कौन प्रमोट करता है? गिबरेलिन, ये आपका साइटोकिनिन। और क्लोजिंग कौन करवाता है? एब्सिसिक एसिड। तो ये क्लोजिंग में काम करता है, वो ओपनिंग में काम करता है। इट प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो लीव्स की एजिंग को डिले करना, मतलब लीव्स अगर जो है ग्रोथ हो चुकी है उनकी ग्रोथ को स्टेबल बनाना, वो काम तो साइटोकिनिन करता है। उनको बूढ़ा करना, उनको गिराना, ठीक है, वो काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है भाई, बहुत दिनों तक बड़े होकर रहिए, बुढ़े हो जाओगे, ठीक है, तो वो काम कौन करता है? वो काम एब्सिसिक करता है, एब्सिसिक एसिड। उसके बाद इट ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स। सेम चीज़ है, ये फ्लावर्स का और फ्रूट्स का जो डिटैचमेंट है वही हो गया ना। जैसे कि पत्ती टूट कर गिर रही है, तो इसी तरीके से फ्लावर पक गया, बड़ा हो गया, ऐसे ही जो फ्रूट्स हैं वो भी बड़े हो गए, तो उनका टूट कर गिरना, वो काम भी एब्सिसिक एसिड करता है, ठीक है। तो ये इनके फंक्शंस हैं। हाँ हाँ, थोड़े थोड़े सेम ही हैं, क्योंकि सारे के सारे अल्टीमेटली ग्रोथ ही करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई सेल डिवीज़न कर रहा है और कोई क्या कर रहा है कि वो डिले कर रहा है एजिंग को, और कोई क्या कर रहा है कि बिल्डिंग ऑफ लीव्स को प्रमोट कर रहा है, तो कुल मिलाकर ग्रोथ ही हो रही है धीरे धीरे। कोई चीज़ अगर टूट कर गिर रही है तो दूसरी लीव्स जो है वो डेवलप भी कर रही है, तो कुल मिलाकर ग्रोथ ही हो रही है। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स ही होते हैं सारे के सारे ये चारों हार्मोन्स, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट मूवमेंट्स की। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। फिर प्लांट मूवमेंट्स, तो भाई प्लांट्स आर फिक्स्ड एट अ प्लेस विद देयर रूट्स इन द ग्राउंड, सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो मूवमेंट किस तरीके का दिखाएंगे? वो अपनी ग्रोथ दिखाकर ही अपना मूवमेंट दिखाएंगे। पेज नंबर 4 पर आ जाइए, बिल्कुल ऊपर। हाउएवर movements of the individual parts or organs of a plant like shoot, root, leaves, etc.
are possible when they are subjected to some external stimuli like light, force of gravity, chemicals, water and touch etc. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उनका मूवमेंट दिखाती हैं, जैसे कि लीव्स हैं, है ना। अब इधर अच्छा, मुझे लगा वो कुछ स्टोरी सुना रहे हैं। मैं ध्यान ही नहीं दे रहा जो भी बोल रहा है ये। देख रहे हो भाई, देख रहे हो अरे सर मक्खन लगा रहा है। किसको? रोज का ऐसा कर रहा है, फोर्थ से ऐसे कर रहा हूँ मैं। फोर्थ क्लास से साथ हो गए दोनों। However, movements of the individual parts or organs of a plant are possible when they are subjected to some external stimuli like light, force of gravity, chemical, water, touch, etc. तो जो ग्रोथ होती है वो कैसे मिलेगी भाई? अगर लाइट आपने दे दिया, अगर आपने वाटर दे दिया, तो उसके बदले में ही ग्रोथ मिलती है, ठीक है। These movements of the plant part are usually caused by an unequal growth in its two regions by the action of plant hormones under the influence of the stimulus. तो ये क्या है कि ये जो movements हैं, ये मूवमेंट्स अकेले काम नहीं करते। दीज मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट पार्ट आर यूजुअली कॉज्ड बाय एन अनइक्वल ग्रोथ इन इट्स टू रीजन्स बाय द एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टिमुलस। मतलब ये है कि हमने प्लांट के एक पार्ट को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा कि प्लांट के एक पार्ट को तो लाइट मिल रही है और दूसरे पार्ट को प्लांट के जो दूसरा पार्ट है उसको लाइट नहीं मिल रही है। तो जिसको लाइट मिल रही है वो तो ग्रोथ दिखाएगा, जिसको लाइट नहीं मिल रही है वो ग्रोथ नहीं दिखाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अनइक्वल ग्रोथ, ठीक है। हमने प्लांट के एक हिस्से को फर्टिलाइज़र दे दिया, दूसरे हिस्से को फर्टिलाइज़र नहीं दिया, तो ये भी अनइक्वल ग्रोथ। इसको फ़ोन के नीचे रखो, लैंडलाइन फ़ोन के नीचे रखो। फॉर एग्जाम्पल, द ऑक्सीजन हार्मोन स्पीड्स अप द ग्रोथ इन स्टेम्स। सो इफ वन साइड ऑफ अ स्टेम हैज़ मोर ऑक्सीजन देन द अदर साइड, then the side of the stem having more oxygen hormone will grow faster than the other side। तो सीधी बात है कि अगर प्लांट के एक हिस्से में ज़्यादा ऑक्सीजन है और एक हिस्से में कम ऑक्सीजन है, तो जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है वो वाला प्लांट वो वाला हिस्सा ग्रो कर जाएगा और जहाँ पर कम ऑक्सीजन है वो वाला हिस्सा ग्रो नहीं कर पाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई प्लांट है, आप कोई भी पौधा लीजिए और पौधे की जो स्टेम होता है वो स्टेम जो है वो किसी चीज़ से टच ना करे, ठीक। अच्छा, जो ऑक्सीजन्स होते हैं, ऑक्सीजन जनरली स्टेम में ही होते हैं, प्लांट के स्टेम्स में ही ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। आपने क्या करा, ये एक प्लांट लगा रखा है, ठीक है। ऐसा भी कोई भी प्लांट है, आपने प्लांट लगा रखा है, तो आप ये सोचिएगा कि इसका जो ये स्टेम है इधर वाला, बल्कि ऐसे छोड़ दो इसको, मैं सिर्फ स्टेम की बात करता हूँ। तो इधर वाला जो स्टेम है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मान लीजिए कि अंधेरे में है, एक पोर्शन बिल्कुल अंधेरे में है और रोशनी सिर्फ यहीं तक आकर और यहीं से आकर लौट कर चली जाती है। बैल्कनी में कुछ ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर पीछे वाला जो इसका हिस्सा है उस पर रोशनी पड़ती ही नहीं है। तो आप कुछ टाइम बाद लगातार पानी दे रहे हैं, आप उसको फर्टिलाइज भी कर रहे हैं, लगातार फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे और काफ़ी पौधों में आपने देखा भी होगा कि इधर ऑक्सीजन हार्मोन है और इधर ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो डेवलप ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने उसको सनलाइट वगैरह प्रोवाइड ही नहीं करा रखी। इधर का ऑक्सीजन हार्मोन ग्रो कर रहा है, तो ये जो प्लांट है ना, ये वाली तो साइड ग्रो करेगी नहीं, ये वाली साइड ग्रो होती चली जाएगी। अगर हमारी फिंगर है, मान लीजिए कि ये स्टेम है, तो इधर वाली साइड तो ग्रो नहीं कर रही है, इधर वाली साइड ग्रो करती चली जाएगी, तो फिंगर ही टेढ़ी हो जाएगी। समझ गए? इधर वाली तो ग्रो करी नहीं और ये वाली साइड खिंचती चली गई, तो एक साइड खिंचती चली गई, एक साइड उतनी ही रह गई, तो हम तो टेढ़े हो गए ना। तो वही चीज़ है, प्लांट का जो स्टेम है, एक साइड तो ग्रो कर रही है, दूसरी साइड ग्रो नहीं कर रही, तो वो प्लांट जो है वो टेढ़ा होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को बोनसाई प्लांट्स बोलते हैं। सुना है कि नहीं? बोनसाई प्लांट्स नहीं सुना? सुना होगा। तो ये क्या होता है कि जैसे बरगद का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया और पीपल का पेड़ हो गया, उनको कोई गमले में लगाता है क्या? कोई नहीं लगाता गमले में। उनको प्रॉपर ज़मीन चाहिए, उनको प्रॉपर सॉइल चाहिए। आपने सॉइल दी नहीं, आपने ये बड़े बड़े प्लांट्स को छोटे छोटे गमलों में लगा दिया, तो क्या होता है फिर उनके हार्मोन्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। तो वो जो प्लांट्स हैं ना, थोड़े थोड़े टेढ़े टेढ़े गोल गोल घूमने लगते हैं और देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। नीम का पेड़ है, देखो क्या मस्त इसका लपेटा लगा रखा है, गोल गोल घुमा हुआ है। भैया ग्रो करने के लिए तुम जगह नहीं दे रहे, तो वो ऊपर कहाँ ग्रो करेगा, वो ऐसे लपेटा ही लगाएगा।
ठीक है ना। तो उसको बॉन्साई प्लांट्स बोलते हैं, वो डेकोरेशन के लिए यूज़ करे जाते हैं, घरों में बालकनीज में लगा दिए जाते हैं। अब सुनिएगा, दिस विल कॉज द स्टेम टू बेंड एंड व्हेन द स्टेम बेंड्स टू वन साइड वी से दैट द स्टेम इज शोइंग मूवमेंट। जैसे ही वो एक तरफ झुक जाता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई मूवमेंट तो हो रहा है। द प्लांट मूवमेंट मेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉल इनटू टू मेन कैटेगरीज। तो भाई दो तरीके की कैटेगरीज होती हैं जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स क्या है? बेसिकली ग्रोथ। तो वो दो तरीके की कैटेगरी है, एक को बोलते हैं ट्रॉपिज्म और एक को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स या फिर नेस्टीज, ये बोलते हैं। तो जो ट्रॉपिज्म है वो है डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टिमुलस का डायरेक्शन है उसी से पता चलता है कि प्लांट किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। फिर नेस्टीज में क्या है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो ट्रॉपिज्म को ट्रॉपिकल मूवमेंट भी बोलते हैं, ऐसी नेस्टीज को हम नेस्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। तो अब जरा ट्रॉपिकल मूवमेंट पर आ जाते हैं, ट्रॉपिज्म पर। तो a growth movement of a plant part in response to an external stimuli in which the direction of stimulus determines the direction of response is called tropism। तो जहाँ पर स्टिमुलस की डायरेक्शन से हमको ये पता चलता है कि प्लांट की डायरेक्शन क्या होगी, वो कहलाता है हमारा ट्रॉपिकल मूवमेंट। स्टिमुलस की डायरेक्शन, मैं पानी कहाँ दे रहा हूँ? मैं पानी नीचे की तरफ दे रहा हूँ, मैं पानी नीचे की तरफ दे रहा हूँ तो पानी नीचे गिर रहा है, लेकिन प्लांट तो ऊपर ग्रो कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिकल मूवमेंट। अभी एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़। नेगेटिव क्यों है? पानी तो नीचे दिया जा रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन यहाँ पर पता होती है कि एक चीज़ की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो दूसरे की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो हम स्टिमुलस की डायरेक्शन से हम मूवमेंट की डायरेक्शन अगर पता लगा पाएँ तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल मूवमेंट। नेस्टिकल मूवमेंट क्या होता है? नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है कि उसमें स्टिमुलस की डायरेक्शन से हम ग्रोथ की डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते, वो अलग चीज़ है। तो पहले सिर्फ ट्रॉपिकल मूवमेंट पढ़ेंगे। इफ द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। टुवर्ड्स द स्टिमुलस इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। एक पौधा है, उस पौधे में पानी दे दिया, तो पौधे का जो स्टेम है वो पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है या नेगेटिव मूवमेंट दिखा रहा है? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म दिखा रहा है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म दिखा रहा है? स्टेम नेगेटिव, क्योंकि पानी तो नीचे को दिया है ना, पानी तो नीचे की तरफ दिया, वो ग्रेविटी से नीचे की तरफ गया। और ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ कहाँ हो रही है? ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव ट्रॉपिज्म। नेगेटिव ट्रॉपिज्म कि पानी आपने नीचे दिया और ग्रोथ ऊपर की तरफ हो रही है। अब बात करेंगे रूट की। तो पानी भी नीचे की तरफ दिया और रूट भी नीचे ही ग्रो कर रही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम। तो दोनों का जब डायरेक्शन सेम तो इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। डायरेक्शन सेम होता है तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और डिफरेंट होता है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म। क्लियर? ठीक है। इफ द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ये वही वाला है कि हमने पौधे में पानी तो नीचे दिया है लेकिन ग्रोथ ऊपर की तरफ हो रही है, तो ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म है। अब देखिएगा, when a growing plant is exposed to light from only one side then it responds by bending its stem or shoot towards light. This is an example of phototropism. Photo का मतलब लाइट होता है। Phototropism which is caused by the light acting as stimulus. Photo stands for light. अब ये सारी चीज़ें डिटेल में करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म 5 तरीके के होते हैं। लाइट की वजह से, अगर लाइट हमारा स्टिमुलस है तो जो ट्रॉपिज्म होगा उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। सुना है ना फोटोसिंथेसिस? तो सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन और फोटो का मतलब होता है लाइट। तो लाइट की वजह से जो फूड का प्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मतलब लाइट, अगर स्टिमुलस लाइट है तो वो ट्रॉपिज्म कहलाएगा फोटोट्रॉपिज्म। अगर स्टिमुलस ग्रेविटी है तो वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा जियोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी अर्थ से रिलेटेड है और जियो मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड, मतलब अर्थ से रिलेटेड अगेन। तो अगर ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिज्म। केमिकल जैसे कि कोई फर्टिलाइजर है तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल से ही शब्द बना कीमो, तो कीमोट्रॉपिज्म हो गया। अगर स्टिमुलस वाटर है तो वाटर, तो कहते हैं ना भाई आप सफिशिएंटली हाइड्रेटेड हो या नहीं, मतलब आपने ढंग से पानी पी रखा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रेशन का मतलब ही पानी से है। तो अगर वाटर है स्टिमुलस तो ट्रॉपिज्म क्या हो गया? हाइड्रोट्रॉपिज्म। और अगर टच है स्टिमुलस तो वो हो गया थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म करते हैं स्टार्ट। 1 मिनट रुकिए बस, अभी आ रहा हूँ। मुझे पता नहीं है ये कौन है।
बाद में थोड़ा सा अलग स्टॉक से हम 2-3 साल से यही यूज़ करते हैं। अगर आप देना चाहें तो लीजिए, मेरे को दे देना, मैं रेफर कर दूँगा। बस 10 मिनट बाद लगेगा, थोड़ा अभी वॉच 10 मिनट बाद ओके। सर पानी में क्या पानी, हाँ पानी मिल जाएगा। बड़ा मेहनती बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है। तुम और कौन? ऐसे बीच बीच में ध्यान चला जाता है, मेहनत करता है तो क्या करता है बहुत मेहनत करता है। क्या 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 अरे लगा ही रहता है पढ़ाई में। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि अगर बात करो पेरेंट्स से तो पता चलता है कि बेटा सो जा, बहुत देर हो गई बेटा, अब कब तक पढ़ेगा? कि नहीं नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ विद्या की तरफ होना चाहिए, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो पढ़ाई कर रहा होता है इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि घरों पर औरों के पेरेंट्स तो कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, इसके कहते हैं बेटा सो जा सो जा। नहीं नहीं नहीं, आज ये करके सोना मेरे को। नहीं मेरे भी 10:30 के बाद कहते हैं और बता अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। तो एक और मेहनती बच्चा, एक और है। मैं लैपटॉप में फिर बैठना है। चलो जी, अगला देखिएगा, फोटोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स लाइट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जैसे एक सनफ्लावर का एग्जांपल लिया ना, कि इस तरफ सूरज निकल रहा है तो सनफ्लावर भी उसी तरफ झुक जाता है। तो जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस है यानी कि लाइट है, उसी डायरेक्शन में वो झुक गया। तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि सनलाइट इधर है और प्लांट ने उधर को मूव कर लिया तो स्टिमुलस के दूसरे डायरेक्शन में उसने कर लिया, तो वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो देखिएगा द प्लांट पार्ट प्लीज नहीं करा था क्या? हुआ क्या था अभी? बॉटल गिरी थी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा इसने पकड़ाई है, दे दो इसको। अभी देखना इसकी टी शर्ट गौर से देखना, इसकी टी शर्ट पर एक कंकाल खोपड़ी बनी हुई है और वो जगह जगह से टूटी हुई है। उस पर लिखा हुआ है फ्यू ब्रोकन बोन्स, कुछ टूटी हुई हड्डियाँ। और ये बिल्कुल सूट कर रहा है इसके ऊपर, ये ऐसा सही हो गया हो रखा है, इसको पहन के भी ऐसी लगता है। चलिए जी आगे देखिए, इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स लाइट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, एंड इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट इट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। सीधी बात है कि भाई अगर वो सनलाइट की तरफ झुक गया प्लांट तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और अगर सनलाइट के दूसरी तरफ मूव कर लिया, सनलाइट इधर है उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अगला देखिएगा जियोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। इफ द प्लांट पार्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ होती है? नीचे की तरफ। अगर प्लांट पार्ट जैसे कि रूट होता है वो नीचे की तरफ अगर बढ़ता जा रहा है तो इट इज़ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, एंड इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जैसे कि स्टेम, तो इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। उसके बाद बात करेंगे कीमोट्रोपिज्म की। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। केमिकल स्टिमुलस का मतलब क्या है कि कोई भी फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह तो वो केमिकल होता है, आप अप्लाई करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इफ द प्लांट पार्ट शोज मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, बट इफ इट शोज मूवमेंट अवे फ्रॉम द केमिकल इट इज कॉल्ड
नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। तो जिस डायरेक्शन में हमने केमिकल अप्लाई करा, अगर उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, उसके अपोजिट तो नेगेटिव। फिर आ जाइए हाइड्रो। हाँ, इसका एग्जांपल यही हो गया कि भाई हमने केमिकल तो अप्लाई करा रूट्स में, है ना, और फ्रूट निकल रहा है। फ्रूट कहाँ निकल रहा है? ऊपर निकल रहा है। तो केमिकल तो नीचे अप्लाई करा, बिल्कुल वाटर वाला ही हो गया ना एक तरह से। अगला देखो हाइड्रोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। इफ द प्लांट पार्ट मूव टुवर्ड्स वाटर इट इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। if it moves away from water then it is called negative hydrotropism। तो नेगेटिव हो गया। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गया होगा। अगला देखो थिग्मोट्रोपिज्म। The directional growth movement of a plant part in response to the touch of an object is called thigmotropism। The climbing parts of the plant such as tendrils grow towards any support which they happen to touch and wind around that support। समझ रहे हैं? थिग्मो का मतलब टच हो गया। वो देखा मनी प्लांट, तो मनी प्लांट के लिए क्या होता है कि उसके मनी प्लांट का आपने छोटा सा पौधा लगा दिया। अब वो इतना समझदार होता है कि उस पौधे के बराबर में आपने एक कील लगा दी और कील के बराबर में आपने 2-3 धागे जिस डायरेक्शन में आपको बांधने हैं, सीधे सीधे बांधोगे तो वो सीधा सीधा उस पर लिपटता चला जाएगा, जिगजैग बांधोगे तो जिगजैग होता हुआ चला जाएगा। दरवाजे के ऊपर से ऐसे कर दोगे तो दरवाजे के ऊपर ऐसे खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, तो वो होता क्या है कि आसपास की जो चीज़ें हैं, खास तौर पर जो लॉन्गिट्यूडनल चीज़ें हैं, जो लंबी चीज़ें हैं, फैली हुई चीज़ नहीं, फैली हुई क्या है? दीवार फैली हुई है, वो दीवार के पास नहीं जाएगा। उसको टच किसको करना है? स्ट्रेट चीज़ को टच करना है। तो आपने कोई थ्रेड बांध दिया, आपने कोई रस्सी बांध दी, तो वो रस्सी पर ऐसे लिपटता हुआ चला जाएगा। उसको कोई बैठ कर नहीं कहता कि भाई ये लंबी हो गई, फिर इसको मैं लपेटूंगा यहाँ पर, कोई लपेटता नहीं, अपने आप लिपटता है। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म है कि जहाँ पर भी कोई चीज़ ऐसी होगी उसको वो टच करेगा और उसी डायरेक्शन में ग्रो करता चला जाएगा। अभी नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं, इधर दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ। नेगेटिव का एग्जांपल है आपका मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका क्या है कि इधर तो हमने उसको ऐसे टच करा और दूसरी तरफ उसकी जो लीव्स हैं वो श्रिंक कर दी, कॉन्ट्रैक्ट कर दी। तो जिस डायरेक्शन में हम टच करते हैं वो उस डायरेक्शन में नहीं होता, वो दूसरी डायरेक्शन में घूम जाता है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 7 से ये जो एग्जांपल मैंने ओरली बताए हैं, इन सबका डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब सबके डायग्राम बनाकर और एग्जांपल दे रहे हैं। तो देखिएगा, लेट अस एक्सप्लेन। भाई ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है यहाँ तक कि नहीं? बता दो, ऑनलाइन वाले हैं कि नहीं? चलिए, एक बच्चा है, ठीक है। ज़्यादा बोरियत हो गई क्या इसमें कुछ? ये तो बोल रहा है 3 ईमानदार बच्चे, चौथा सबसे ईमानदार ये हो रही है। ठीक है, अगले टेस्ट में ध्यान देना है, मेरे को देखना है तुम्हारे नंबर कितने आएंगे। चलिए जी, तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है इसका फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात भाई अभी बता दो कि कल कितने बच्चे आएंगे, अभी बता दो मुझे। कल क्या है सर? रक्षाबंधन। हाँ, परसों है। नहीं, परसों सुबह 7:30 बजे तक है। मेरे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज जो है भी ऐसा कर उनकी छुट्टी है परसों की। परसों की सर हमारी सर कल रात के अच्छा चलो छोड़ो, वो सब छोड़ो। प्रॉब्लम ये होती है ना कि किसी की बुआ आई हुई है घर पर, और या फिर किसी के मामा आए हुए हैं घर पर, तो मुझे वो चीज़ बता दो। कभी एक एक करके मैसेज आना शुरू हो जाए, एक बच्चा मैसेज करता है फिर सब उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सम गेस्ट्स आर कमिंग एट माय प्लेस सो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड टुडेज क्लास। ठीक है, फिर दूसरा भी वही, तीसरा भी वही। सर ये नहीं आ पाएंगे। नहीं, तुम भी नहीं आओगी? नहीं आ पाओगी? कल का ही रख लें फिर आप, कल का रख लेते। हाँ, 12 नहीं आ पाएंगे। 12 को क्यों नहीं आ पाएंगे? 12 को तुम्हें बनाना है, वो सुबह 7:30 बजे खत्म हो जाएगा रक्षाबंधन। जो भी है। अच्छा, तुम्हारा शाम तक चलेगा? मैं बेटा राखियाँ देखूंगा कितनी बनवा कर आओगे तुम। स्कूल में कैसे नहीं बनवाने वाले? चलो ठीक, स्कूल में तो कोई है नहीं बांधने वाले। चलिए ठीक है, जैसा भी होगा मैं आपको मैसेज कर दूँगा। भाई जैसा भी होगा मैं भी मैसेज कर दूंगा। मैं ये सवाल वैसे पूछता नहीं, ये सवाल मैं भी इस वजह से पूछ रहा हूँ। मुझे 2 बहनों के पास जाना है, एक दिल्ली में है और एक नोएडा में। नोएडा वाली कल बुला रही है, दिल्ली वाली परसों बुला रही है। तो 2 दिन की छुट्टी नहीं हो पाएगी। नहीं, 2 दिन की नहीं, किसी एक दिन की